नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना में बनेगा देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय। जेपी गंगा पथ के किनारे बनेगा नया बांकीपुर बस स्टैंड। नियोजित शिक्षकों को पेंशन फंड का सरकारी अनुदान मिलेगा जल्द। सरकार के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब करेगी सीबीआई। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर। नैनीताल बैंक के 185 पदों पर 1 जनवरी तक करे आवेदन। नैनीताल बैंक ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर और रिस्क ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 185 पदों के लिए भर्ती होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर ज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होगी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। पटना में बनेगा देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय। पटना में जल्द ही देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार और बिहार संग्रहालय की महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। करबिघिया स्थित बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट की करीब 3 एकड़ जमीन पर यह आधुनिक म्यूजियम बनाया जाएगा। यह दुनिया का चौथा समर्पित ऊर्जा संग्रहालय होगा, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास, विरासत, शोध और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बैठक में परियोजना की संरचना, कार्य योजना, एजेंसी चयन और निर्माण अवधि विस्तृत चर्चा हुई। पटना डीएम के जनता दरबार में जमीन मामलों पर की गई कड़ी कार्रवाई। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम का जनता दरबार प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण बन गया। जमीन रसीद, अतिक्रमण और रंगदारी से जुड़ी 65 शिकायतें सामने आई, जिन पर डीएम ने मौके पर ही तेज कार्रवाई की। बिहटा के सुनील राम की रसीद रोके जाने की शिकायत पर डीएम ने तुरंत जांच का आदेश दिया, जबकि ग्रामीण एसपी ने एक थानेदार को शोकॉज कर दिया। गौरीचक और अन्य क्षेत्रों से आए अतिक्रमण और रास्ता बंद करने के मामले पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरबार ने पूरे प्रशासन में सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया है। पटना स्टेशन रोड से हटेगी फुटपाथी दुकानें, शुरू हुआ शिफ्टिंग। पटना स्टेशन रोड पर फुटपाथी दुकानें और ठेले अब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने उन्हें पूरी तरह से हटाकर वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। पूर्व चिरैया टार पुल से जीपीओ गोलंबर तक अतिक्रमण पर रोक लगाई गई है। लगातार 9 दिन चलाए गए अभियान के बाद जाम की समस्या बनी रही, इसलिए दुकानदारों की बुद्ध स्मृति पार्क के पीछे हिंदुस्तान प्रेस और ओल्ड मल्टी लेवल पार्किंग के पास स्थान दिया जा रहा। सड़क किनारे जगह समतल की जा रही, ताकि वे सुरक्षित रूप से दुकान लगा सके। इस कदम से स्टेशन रोड जाम मुक्त और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है। अतिक्रमणकारियों से वसूला गया 33,700 रुपए का जुर्माना। पटना शहर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों से 33,700 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित अधिकारियों को नियमित पर्यवेक्षण और फॉलोअप टीम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। अभियान में नेहरू पथ, राजा बाजार, रुकनपुरा पुल, जगदेव पथ, राजवंशी नगर, गोला रोड, मोती चौक, खगौल, सादिकपुर, मीना बाजार, अशोक राजपथ, मैकडोवल, गोलंबर, बाकरगंज और कदमकुआं सहित शहर के विभिन्न अंचलों में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इससे सड़क पर यातायात सुचारू करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने आईएएस ट्रांसफर कर प्रशासनिक पावर मैप बदला। राज्य सरकार ने आईएएस ट्रांसफर कर प्रशासनिक पावर मैप बदला। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर प्रशासनिक ढांचे का पावर मैप बदल दिया है। सारण के आयुक्त राजीव रोशन को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया, जबकि दरभंगा आयुक्त कौशल किशोर को युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की कमान मिली। भागलपुर आयुक्त हिमांशु कुमार राय को दरभंगा के साथ तिरहुत और सारण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कई प्रमंडलों की जिम्मेदारी बदली गई और सचिवालय स्तर पर भी नए चेहरे लगाए गए। मद्य निषेध विभाग के सचिव अजय यादव को पद मुक्त कर दिया गया। यह बदलाव सरकार की मिशन मोड गवर्नेंस नीति का संकेत माना जा रहा। पीएमसीएच स्टेशन तक पटना मेट्रो की दूसरी टनल हुई पूरी। पटना मेट्रो परियोजना में पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे भूमिगत कॉरिडोर के काम में तेजी आएगी। राधा कृष्ण मंदिर के पास मार्ग बदलकर निर्माण किया गया, ताकि स्थानीय भावनाओं का सम्मान हो सके।
1480 मीटर लंबी इस हिस्से की पहली टनल पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब टीबीएम मशीनों की सफाई और संरचनात्मक जांच में 6 महीने लगेंगे। वहीं जनवरी से स्टेशन निर्माण, प्लेटफॉर्म, स्टे अप और तकनीकी सुविधाओं का काम शुरू होगा। पीएमसीएच से गांधी मैदान तक यह सेक्शन पटना मेट्रो का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रूट बनेगा। नियोजित शिक्षकों को पेंशन फंड का सरकारी अनुदान मिलेगा जल्द। बिहार सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम में 77.44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस राशि के भुगतान और निकासी की स्थिति की रिपोर्ट सुनिश्चित करें। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नियोजित शिक्षकों को सरकारी अंशदान का भुगतान सही समय पर मिल सके और बिहार विधानसभा में इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का समय पर उत्तर दिया जा सके। जेपी गंगापथ के किनारे बनेगा नया बांकीपुर बस स्टैंड। गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड को जेपी गंगापथ के किनारे नई जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 5 एकड़ जमीन की तलाश चल रही है। नए बस स्टैंड के निर्माण के बाद ही गांधी मैदान से वर्तमान स्टैंड हटेगा। दीघा इलाके में गंगा के पास पर्याप्त खाली जमीन होने के कारण बस संचालन में सुविधा रहेगी। वर्तमान बांकीपुर स्टैंड से नगर बस सेवा, लंबी दूरी की बसें और पीपीपी मोड की बसें संचालित होती है। नई जगह पर बस संचालन सुनिश्चित करने से यातायात और निगम के राजस्व की सुरक्षा होगी। बिहार में नए साल से लागू होगी 6 लाख शिक्षकों की तबादला नीति। बिहार में सरकारी स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों के तबादले की नई नियमावली नए साल में लागू होगी। शिक्षा विभाग इसे संशोधन के बाद कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजेगा। पिछले कई वर्षों से स्पष्ट नीति न होने के कारण तबादला मामले में असमंजस और न्यायालय में केस बढ़ गए थे। नई नियमावली ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से लागू होगी और भौतिक आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें नियुक्ति के 5 साल तक सामान्य तबादला रोका गया है। केवल गंभीर बीमारियों या फिर विशेष कारणों से ही ऐच्छिक तबादला संभव होगा। इसके सभी शिक्षक सामान्य और व्यवस्थित रूप से लाभान्वित होंगे। एनटीए ने एनआईएफटी प्रवेश परीक्षा और आवेदन तिथियां की घोषित। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट में 2026-27 सत्र के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन और प्रवेश परीक्षा की तिथि एनटीए ने घोषित कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी तक ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी exams.nta.nic.in या फिर निफ्ट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को बिहार के 4 शहरों भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 7 से 10 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन संभव है। वहीं 12 से 14 जनवरी तक सुधार विंडो रहेगी, जिससे आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर और पेपर बेस्ड दोनों मोड में आयोजित होगी। बिहार से लगभग 63 लाख मजदूरों का हुआ पलायन। अनुग्रह नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में बिहार से मौसमी प्रवासन पर राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय परामर्श गुरुवार से शुरू हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार से 63 लाख से ज्यादा श्रमिक प्रवास करते हैं, जिससे केवल 25% ही राज्य के अंदर रहते, जबकि 71% अन्य राज्यों में और 3% देश के बाहर जाते हैं। कार्यक्रम में शोधार्थी, मजदूर संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रम संसाधन विभाग, एंटी बंधुआ मजदूरी प्रयास, बाल श्रम और मानव तस्करी पर संस्थाओं की प्रस्तुतियां भी दी गई और आगे के कदमों पर विमर्श हुआ। बिहार में उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री जल्द होगी शुरू। बिहार में उद्योग जगत की सक्रियता बढ़ रही। अशोक लेलैंड राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है। कोका कोला ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी में नया प्लांट लगाने की इच्छा जताई है, जबकि सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रोबोटिक्स सर्जरी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं गुरुवार को आयोजित दूसरी उद्योग वार्ता में 32 निवेशकों ने बिहार में उद्योग स्थापित करने की योजना साझा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निवेशकों को त्वरित सहायता और नीतिगत समर्थन का भरोसा दिया। अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी। बिहार सरकार ने 3 नए विभागों के कार्य बंटवारे की अधिसूचना की जारी। बिहार सरकार ने हाल ही में गठित 3 नए विभागों युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग के बीच कार्यों का बंटवारा करने संबंधित अधिसूचना जारी की है। युवा विभाग का फोकस रोजगार सृजन, कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थाओं और
योजनाओं के समन्वय पर है। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय, शोध संसाधनों, एकेडमियों और शैक्षणिक परियोजनाओं के प्रशासन और समन्वय का कार्य करेगा। सिविल विमानन विभाग सरकारी वायुयान, हेलीकॉप्टर, एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा विमानन प्रशिक्षण से जुड़े सभी कार्यों का नियंत्रण संभालेंगे। अधिसूचना के बाद विभागीय कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित हो गए हैं। बिहार के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में दर्ज डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य के साइबर और पुलिस थानों में इस साल 100 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें आधे सिर्फ पटना में हुए। डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को प्रवर्तन एजेंसी बता करके पीड़ितों को डराते हैं और बड़ी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते। जांच में बैंकों की भूमिका और संभव साठगांठ की संभावना भी शामिल है। आरबीआई के स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ठगों के खातों को फ्रीज करने पर विचार किया गया। यह प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। मशीन की लंबी लाइफ के लिए जरूरी इंस्टॉलेशन टिप्स। आजकल सबके घरों में वॉशिंग मशीन अब जरूरी बन चुकी है, लेकिन सही देखभाल और इंस्टॉलेशन की अनदेखी अक्सर मशीन की परफॉर्मेंस और उम्र को प्रभावित करती है। मशीन को हमेशा दीवार से 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए। समतल और मजबूत सतह पर रखें। पाइप और ड्रेनेज को हल्का मूवमेंट दे। ओवरलोडिंग से बचें। सर्दियों में वार्म वाटर साइकिल चलाना और मशीन को सूखा रखने के उपाय करें। वहीं एंटी वाइब्रेशन पैड या फिर स्टैंड से स्थिरता बढ़ाएं। थोड़ी सावधानी और सही रखरखाव से मशीन की लाइफ लंबी होती है और महंगे रिपेयर से बचाव होता है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। राज्य में ठंड का असर बढ़ गया है और सुबह से लेकर के रात तक शीतलहर का प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम कोहरे के साथ पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जबकि 3 दिनों बाद न्यूनतम और 5 दिनों बाद अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं गुरुवार को पटना सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान घटा और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 10 जिलों में एमडीएम पायलट प्रोजेक्ट अब होगी बंद। शिक्षा विभाग ने 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से बंद कर दिया। यह पायलट 13 मई से 13 जून तक चला था। एमडीएम निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेज करके इस निर्णय की जानकारी दी। मूल्यांकन में पाया गया कि प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का बहुमूल्य समय अभी भी एमडीएम संचालन में व्यर्थ हो रहा था, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा था। वहीं अपर मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद इस पायलट को समाप्त किया गया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1903 में इलाचंद्र जोशी का जन्म हुआ, जिन्हें हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का आरंभकर्ता माना जाता है। 1925 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन और 1928 में फिल्म निर्माता डीवीएस राजू का जन्म हुआ। 1986 में हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हो गया। 2012 में नेत्रहीन 2020 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हरा करके खिताब जीता। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 56 गेंदों में ठोका तूफानी शतक। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में भारत और यूएई के मुकाबले में धमाकेदार शतक जड़ते हुए सबको प्रभावित कर दिया। 14 साल के इस युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 56 गेंदों में शतक बनाया, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उन्होंने कप्तान आयुष महात्रे के साथ ओपनिंग की और 30 गेंदों में 50, फिर 26 गेंदों में अगला 50 ठोक दिया। 2 जीवनदान मिलने के बाद वैभव ने अपनी विस्फोटक पारी जारी रखी। 2025 में उन्होंने आईपीएल यूथ वनडे, यूथ टेस्ट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी तूफानी शतक जमाए हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट और लाइक किए थे, उनके नाम हैं आसिफ खान, मंटू सिंह, रामजतन कुमार, अर्चना झा, शिवम कुमार, रिया कुमारी, रेणु देवी, सकीब खान, इम्तियाज आलम, गौतम दास, सीमा देवी, विवेक मिश्रा, राम सिंह, मनोज सहनी, रंजन कुमार, मुकेश ओझा, नगेंद्र सहनी, सुनील कुमार, रॉकी यादव, अबोध कुमार, अनुपमा कुमारी, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सर्दियों के दौरान पटना में घूमने के लिए आपकी फेवरेट आउटडोर स्पॉट कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।